हाँ, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पार्ट 2 में। ये बच्चों आपका पार्ट 2 है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो ना देखा हो तो जा करके आप जरूर देख लीजिए। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने पहले प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उनको करा दिए हैं, और इसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट अभी जो खंड ब है और इसके बाद अभी खंड स तुरंत इसी में अपलोड किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। क्या करना है बच्चों, इसको एक भाज्य संख्या है, क्यों? देखिए बच्चों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाज्य संख्या बच्चों जो संख्या किसी न किसी संख्या से, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी न किसी संख्या का गुणज है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या इनको रूढ़ संख्या भी कहते हैं बच्चों। रूढ़ संख्या, अंग्रेजी में इनका नाम प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर, जो नंबर एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आप जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इनको अभाज्य या रूढ़ संख्या, अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी न किसी संख्या से भी कट जाए, यानी एक और स्वयं से तो कटेंगी, इसके अलावा किसी न किसी एक संख्या से जरूर कटे, कम से कम। ध्यान दीजिए, जैसे 10 हो गया तो 10 आपका किससे किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो इस प्रकार से 10 आपकी कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। यहां प्रश्न है कि ये जो संख्या बनेगी यह एक भाज्य संख्या है, क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है बच्चों, थोड़ा सा अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। क्या संख्या है आपका? सॉल्यूशन नंबर 1 है आपका 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7। अब अगर आप चाहें तो इसमें देखिए 7 कॉमन दिख रहा है आपको, तो क्या बचा? 3 गुणा 5, 7 तो निकल गया, प्लस 1, तो यानी 7 गुणा 5 यानी 15 प्लस 1 16, यानी 16। अब देखिए ये जो संख्या है आपकी 7 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, यानी 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, 16 से कटेगी और 7 से कटेगी। तो ये इतनी सारी संख्याओं से ये आपकी संख्या जो है ये विभाजित हो रही है। अतः यह कैसी संख्या है? यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त इन संख्याओं से भी डिवाइड हो रही है। क्लियर बच्चों? ऐसा आप विजुअल ढंग से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है? यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, सॉल्यूशन नंबर 2, क्या दिया है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आपको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों बहुत ही सरलता पूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। बच्चों चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कॉट थीटा का मालूम है क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? अगर आपको ना मालूम हो
तो इस साधारण से सूत्र की मदद से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, और कॉट थीटा जो होगा आपका वो होगा आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। कहने का मतलब ये आधार है और ये क्या है? लंब है। इसमें आपका आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। अब कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कर्ण कैसे निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। क्या कहता है बच्चों पाइथागोरस? कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है बच्चों कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण ही हमको निकालना है। तो 8 अट्ठे 64 और 7 सत्ते 49। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए बच्चों तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 9 4 13, 6 4 10 और ये 11। 113 बच्चों, यह भी एक रूढ़ संख्या है, ये नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये हो जाएगा कर्णी में 113। चलिए हमारा कर्ण हो गया कितना बच्चों? कर्णी में 113 कर्ण हमको मालूम हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका यूज केवल इतना ही था, इसलिए इसको मिटा दें। अब सभी मानों को इसमें रखिए और इसको हल करिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं बच्चों। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। फार्मूला यही याद रखिएगा, लाल बटा कक्का। बहुत रटाया है हमारे गुरुओं ने, लाल बटा कक्का। आप भी इसको याद करके बड़े आसानी से त्रिकोणमिति को हल कर सकते हैं। पहला देखिए क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यानी 8 बटे कर्णी में 113 ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस 8 बटा कर्णी में 113, फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। देखो साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 7, यानी 7 बटा कर्णी में 113, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बटा कर्णी में 113। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हम तुरंत बताते हैं। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही नीचे में भी लागू होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा कर्णी में 113 का वर्ग बटा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा कर्णी में 113 का वर्ग। फिर से इसको सॉल्व करिए बच्चों। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 64 बटा 113। ये कैसे हुआ हम समझाते हैं। देखिए 1 माइनस 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 बटा 113। ये बच्चों कर्णी में 113, ध्यान दीजिएगा, कर्णी में अगर यक्स है, इसका आप स्क्वायर करते हैं तो ये यक्स आता है। ये कर्णी का खेला है बच्चों। डिटेल्ड वीडियो में हम इसको बताएंगे, पूरी कर्णी आपको पढ़ा देंगे, कर्णी कैसे निकाली जाती है, पूरा कर्णी के बारे में सिस्टमेटिक ज्ञान जो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको सरल करने का प्रयास करते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ इसके बटे 1 मान लीजिए, इसके भी बटे 1 मान लीजिए, दोनों का लव से कितना हो जाएगा? 113। तो यहां से आप, हमें उम्मीद है कि आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना जानते होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 113 माइनस 64 बटे कितना हो जाएगा? फिर यहां से भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी जो आपका लस है वो वही होगा 113, और यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा? 49। ध्यान दीजिए बच्चों, 113 से 113 आपका कट जाएगा। ऊपर कितना बचा? 113 में से आप 64 घटाइए तो 13 में से 4 निकला, कितना बचा? 9। यहाँ बचा है 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4 बटा नीचे 113 में से 49 घटाएंगे तो वही 64 बचेगा।
यानी कि बच्चों कितना आ गया आपका मान 49/64। तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब आगे बच्चों ये सरल नहीं हो पाएगा क्योंकि 49 7 से कटेगा, 64 8 से कटेगा, तो आपका यह क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों यह सलूशन आपको समझ आया होगा, विधिवत ढंग से आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन कैसा होता है बच्चों, खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने अपनी कक्षाओं में। घन बच्चों कुछ ये ऐसा होता है, ये हो गया घन। एक घन है जिसका आयतन बता रहे हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। माने बच्चों ना एक ठो और भी घन है और उसको कुछ इसी प्रकार से दोनों का साइज चूंकि सेम है तो दोनों को ऐसे सटा करके रख दिया और कहा कि चलो भाई यह एक नए प्रकार का हमारा ठोस बन गया। ध्यान दीजिए दोनों का डायमेंशन साइज एकदम सेम टू सेम है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें ना तो देखो घन कुछ इस प्रकार से होगा आपका, ये दो घनों को सटाया गया है, ठीक है, इसको बीच से ही मान लो ब्रेक कर दो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ये दो घन है एकदम सटा करके एक दूसरे से रखे गए हैं। प्रत्येक का जो आयतन है, इसका आयतन कितना है, आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों एक चीज आप लोग जानते होंगे कि एक घन है अगर, तो घन का अगर आपको आयतन मालूम है तो उसकी भुजा ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि घन के आयतन का फार्मूला होता है, आयतन होता है भुजा के घात 3, ये फार्मूला होता है। आयतन आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो भुजा के घात 3, दोनों पक्षों का बच्चों घनमूल ले लीजिए। घनमूल लेने पर जब आप घनमूल ले लेंगे तो क्या होगा कि इसकी भुजा मिल जाएगी आपको। भुजा कितनी आएगी, भुजा बराबर 3 घात की करड़ी में 64, ये घनमूल का सूचक है बच्चों। 3 घात की करड़ी में 64 को लिख सकते हैं आप 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 3 का जोड़ा बना के एक ठो आपने निकाल दिया तो आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी कितना, 4 सेंटीमीटर। अब ऐसा एक ठो और भी घन है, इससे सटा करके एकदम रखा गया है और जो है कि आपसे पूछ रहा है अब कि दोनों का आयतन नहीं सॉरी क्या पूछा है, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें 6 फलके होंगी, एक साइड का, एक इस साइड का, एक सामने का, एक पीछे का, एक ऊपर का, एक नीचे का, कुछ ऐसा बच्चों। ये सामने का फलक, अब देखिए चूंकि ये 4 था ये भी 4 हो गया, तो किसी भी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, अब ये घनाभ हो गया, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये बच्चों घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ L लंबाई होती है, यहाँ 4 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी होगी बच्चों, चौड़ाई ये होगी आपकी, ये 4 ही होगी बच्चों, तो चौड़ाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, ऊंचाई भी आपकी 4 ही रहेगी, क्योंकि ये घन था पहले, दो घनों को सटा दिया गया है बस। अब इस फार्मूले की मदद से आप इसका संपूर्ण पृष्ठ या प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, फार्मूला आपको मालूम है 2LB प्लस BH प्लस HL।
ध्यान दीजिए 2 यल कितना है 8 सेंटीमीटर, बी कितना है 4 सेंटीमीटर, प्लस फिर बी कितना है 4, एच कितना है 4, फिर प्लस एच भी 4 है, यल कितना है 8। अब इसका सोल्यूशन आप कर दीजिए। देखिए 2 गुणा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 16 हो जाएगा 80, 80 दूने 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों मेरे ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इतना लगा देते हैं तो आप यकीन मानिए अपने बोर्ड एग्जाम में आप 6 नंबर 6 मार्क्स सॉलिड कर लेंगे। ये फार्मूला बच्चों एकदम दिमाग में घुसा लेना। डिटेल वीडियो में हम ये सारे फार्मूलों की उत्पत्ति बताएंगे आप लोगों को। ये फिलहाल बच्चों प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। आपकी अगली कक्षाओं में हम आपको मैथ के फिजिक्स के डिटेल्ड वीडियो देंगे, आपको आनंद आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। जो घ वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए 6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी बच्चों कोई रेखा है, इसके 2 सिरे दिए हुए हैं, एक सिरा ए है एक सिरा बी है। ठीक है, ए का निर्देशांक दिया है 6, 10 और बी का निर्देशांक दिया है 3, -8। अब बीच में कोई एक बिंदु P है। ठीक है, बीच में कोई एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है -4, 6। अब यह बिंदु बच्चों मान लेते हैं कि इसको m1 m2 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब ध्यान दो बच्चों, ये x1 y1 है और ये चीज आपका x2 y2 है और इसको आपको मानना होगा x, y। यानी कि दो बिंदु A और B को अगर कोई बिंदु P x जिसका निर्देशांक x, y है m1 m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे इस क्वेश्चन की डिमांड है। बच्चों आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए x इज इक्वल टू फार्मूला होता है, x ये बिंदु है, x1 y1 ये और x2 y2 ये बिंदु है। x इज इक्वल टू होता है बच्चों m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, और y इज इक्वल टू जो आपका फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बच्चों ये निर्देशांक ज्यामिति जब डिटेल से पढ़ाई जाएगी तभी ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ सकता है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब आपको बच्चों m1 रेशियो m2 यही चीज ज्ञात करना है, m1 रेशियो m2 क्या आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -4 बराबर m1 की वैल्यू कितनी है, ये हमको निकालना है m1 m2 का रेशियो। x2 कितना है, x2 है हमारा 3 तो गुणे कर दो 3 प्लस m2 कितना है, m2 हमको ज्ञात करना है। x1 कितना है 6 तो गुणे कर दो 6 बटे m1 प्लस m2। जरा इसको बच्चों इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -4 m1 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा, देखो ऐसे -4 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2। ये चीज इधर भाग में है तो इधर आएगी तो किसमें हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी।
ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब ये हो जाएगा आपका 3m1 प्लस 6m2। एक प्रयास और करिए बच्चों, ये हो जाएगा -4m1 माइनस 4m2 बराबर 3m1 प्लस 6m2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, m2 को उधर ले जाइए, m1 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा -4m1 माइनस 3m1 बराबर 6m2 प्लस 4m2। फिर ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 4 3 7, 7m1 माइनस में बराबर 6 4 10m2। अब हमें m1 बटे m2 का मान निकालना है, तो m2 को यहां ले आ दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 10 बटा -7। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -10 बटे 7। लेकिन बच्चों मेरे विचार में यह एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुपात कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। तो हमने जो यक्ष वाले पक्ष को लेकर के हल किया है, इससे आंसर गड़बड़ आ गया। अब हम y वाले पक्ष को लेकर के सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है बच्चों कि बच्चे परेशान हो, हमें हर प्रकार से सावधान रहना है बच्चों। तो ये आपका एक प्रकार से मानिए तो ये गड़बड़ हो चुका है। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अब हम y वाले, हमने इसलिए इसको लगाया ताकि आप जाने कि ऐसा भी हो सकता है। अब हम y वाले पक्ष को लेकर के हल करेंगे। देखो बच्चों, y की वैल्यू यहाँ 6 दी गई है, तो y की जगह पर हम क्या रख लेते हैं, अब इसको लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। y की जगह पर हम क्या रख देते हैं बच्चों, 6 बराबर m1 हमको ज्ञात करना है इंटू y2 हमारा जो है वो है -8 प्लस m2 को m2 रखो मल्टीप्लाई y1 है हमारा 10 बटे m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2। ठीक बच्चों, यहां तक समझ आया। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, इसको इधर लाइए बच्चों, तो क्या हो गया 6m1 प्लस 8m1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर 10m2 बराबर -6m2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 से कितना हो गया बच्चों, 14m1 बराबर, इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचा 4m2। अब हमें m1 और m2 का रेशियो निकालना है, m1 अपान m2, इसको इधर ले आओ बच्चों, कितना हो गया 4/14, इसको काट दीजिए बच्चों, कितना हो गया 2/7, यानी कि m1 अपान m2 इज इक्वल टू 2/7, या दोनों का अनुपात क्या है बच्चों, 2:7। आपका सही आंसर 2:7। ठीक बच्चों, ये चीज समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, हमने इस पक्ष को लेकर के हल किया, गड़बड़ हो गया, अनुपात कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, तो फिर हमको वापस से इसको लेकर के चेक करना है। ठीक बच्चों, इसका सलूशन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रश्न एक जो मेरे विचार में जरूर बनेगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। इस क्वेश्चन को समझो बच्चों, ये दो बिंदु है, इसको हटाओ। एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है 3,6, एक दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है -3,4। ध्यान दीजिएगा।
अब आपको बीच में कोई एक ऐसा बिंदु सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए हैं इसका निर्देशांक है x, y। यह इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित है। कहने का भाव ये है कि अगर यहां से यहां के बीच की दूरी d है तो यहां से यहां के बीच की भी दूरी d होनी चाहिए और x y में रिलेशन निकालना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। कैसे निकल सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो ये बराबर है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। अभी पहले वाले पार्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले की मदद से खट से ये सवाल आ जाएगा। देखो कैसे, दिमाग लगाओ। इन दोनों बिंदुओं के लिए ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। चाहे जिसको आप x1 y1 मानिए, चाहे इसको आप x2 y2 मानिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल ध्यान दीजिए। चलिए हम मान लेते हैं ये क्या है, x1 है, y1 है और इसके लिए हमारा ये क्या है, x2 y2 है। तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला अंडर रूट x2 यानी कि x माइनस x1 यानी कि 3 प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 यानी कि 6 इसका वर्ग बराबर होगा बच्चों। देखो ये दूरी निकल गई d। अब ये पूरी दूरी इसके बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि x y में आपको रिलेशन निकालना है जो इससे समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ। अच्छा फिर ध्यान देना, यहां पर भी क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट, लेकिन अब थोड़ा सा नजारा चेंज हो जाएगा। क्या, फिलहाल आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप इसको x1 मानिए या इसको x1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको x1, इसको x1 y1 है ये, और ये हमारा x2 y2 है। तब क्या होगा बच्चों, फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, थोड़ा सा छूट गया है। अच्छा x2 कितना है हमारा, -3, फिर माइनस x का वर्ग, फिर लगाइए प्लस y2 कितना है हमारा 4, फिर माइनस y1 यानी कि y, ठीक, इसका वर्ग। अब इसका सलूशन करिए, एक्स वाई में रिलेशन तुरंत आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने को क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम लोग। वर्ग करने पर क्या होगा, करनी खत्म हो जाएगी। तो क्या बचा, x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर, ये होगा -3 माइनस x का वर्ग प्लस 4 माइनस y का वर्ग। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 तिरिके 9 माइनस 6x, ठीक है, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 6 दूने 12y बराबर, ये हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिए, अगर माइनस कॉमन लेके निकाल देते हैं तो सब कहानी खत्म, पूरा प्लस में हो जाएगा। 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 दूने 6x, फिर आएगा प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूने 8y। अब चलिए और बच्चों ध्यान देते हैं, x स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कट गया। y स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, कट गया। 9 देखिए यहाँ प्लस में आ रहा है, यहाँ भी प्लस में आ रहा है, ये भी कट गया। क्या क्या बचा, अब उसको नोट करो। यहाँ बचा है -6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर
6x हाँ ठीक है, यहाँ बचा है 6x और प्लस 16 भी यहाँ बचा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, एक्स वाई में ही तो रिलेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करिए, इन सारे चीजों को उठा करके उस तरफ लेके चले जाइए, चाहे उसको उठा के इस तरफ ले जाके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, -6x, इसको भी इधर लाए तो कितना हो गया -6x, फिर y वाले को रख लेते हैं, -12y, इधर से आया तो ये हो गया +8y, और +36 इधर से है, और ये -16 इधर आएगा तो -16, सारी चीजों को हम इधर ला दिए। अब देखिए 6 6 ये जुड़ जाएगा, कितना हो गया -12x, और 12 में से 8 निकल जाएगा तो कितना बचा -4y, और 36 में से 16 निकल गया तो कितना बचा +20 बराबर 0। एक काम और करो बच्चों, माइनस से गुणा करा दो, कितना हो गया 12x, माइनस से गुणा कराने पर सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो गया फिर +4y -20 बराबर 0। ये रहा बच्चों आपका आंसर, x और y में रिलेशन। अभी भी देखिए कुछ हो सकता है, 4 से सभी कट रहे हैं, ध्यान दीजिए, कितना आया है 12x प्लस 4y -20 बराबर 0। 4 से काट दो सबको, 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, क्या आ गया 3x प्लस y -5 बराबर 0। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।